हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लो। बहरहाल, अगर आपको अपनी कोई कहानी मुझ तक पहुँचानी हो तो स्क्रीन पर दिख रही इंस्टा आईडी या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे मेल एड्रेस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ आप अपनी कहानियाँ मुझे भेज सकते हो और अपने कुछ पैरानॉर्मल चीज़ों से रिलेटेड सवाल मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज की स्टोरी हमें भेजी है समीर जी ने। बढ़ते हैं अब कहानी की ओर। इस घटना को घटे हुए तकरीबन 40 से 45 साल हो चुके हैं। ये कहानी एक ऐसी बुढ़िया की है जो कि गांव में आए हुए बच्चों का हाथ पढ़ती थी। हाथ पढ़ने की कला के बारे में आपने सुना ज़रूर होगा। हथेली पढ़ना या फिर और भी कई नामों से लोग इस चीज़ को जानते हैं। लोगों का तो यही मानना था कि वो बुढ़िया राजस्थान से उस जगह पर आई थी और वो एक गुफा के साइड में बैठकर बच्चों की हथेली देखती थी। अक्सर अपने खाली समय में वो बुढ़िया बच्चों को कहानियाँ भी सुनाती, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे उस बुढ़िया के पास आकर बैठ जाते थे। कोई अपनी हथेली दिखाता तो कोई उस बुढ़िया की कहानी सुनता। गांव में सब कुछ एकदम अच्छे से बीत रहा था, लेकिन फिर गांव के अंदर एक घटना होनी शुरू हो गई थी। दरअसल जिस गांव में हर वक्त सिर्फ शांति रहा करती थी और अपराध का नामो निशान नहीं था, उस गांव में एक महीने के अंदर अंदर 3 से 4 बच्चे गायब हो गए थे और ये आंकड़ा कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा था। पता नहीं क्यों, मगर गांव से बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे थे। इस बात को शुरू में तो किसी आपराधिक गिरोह या फिर ऐसा ही कुछ समझकर माना गया, लेकिन जब घटनाएं बढ़ती चली गई तब गांव में एक पंचायत बुलाई गई और उस घटना के बारे में बातें शुरू हो गई थी। गांव के सभी बूढ़े बुजुर्ग इकट्ठा थे। अधिकतर वो घर वाले थे जिनके बच्चे हाल फिलहाल में गायब हो गए थे और गांव के बाकी बचे हुए सारे बच्चे भी इस पंचायत का हिस्सा थे। उन बच्चों से भी विभिन्न तरह के सवाल पूछे गए, लेकिन उन बच्चों ने कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया जो कि उन्हें काम आ सके। ये सवाल सभी के मुंह पर था, बच्चे कहाँ गए और एकदम से कहाँ गायब हो गए। पंचायत बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई, लेकिन हल एक भी नहीं निकला। किसी को भी इसका कारण मालूम नहीं हो पाया कि आखिर वो बच्चे कहाँ गए हैं या फिर उनके साथ क्या हुआ है। करीब शाम होने के बाद बच्चों की माताओं को घर जाने का आदेश दे दिया गया और बच्चों को पिताओं के साथ कुछ और देर पंचायत बैठी और हल ये निकाला गया कि चलिए ऐसा करते हैं, हम देखते हैं कि आखिर ये बच्चे जाते कहाँ पर हैं। इन बच्चों पर शायद हम नज़र रखें तो कुछ पता लग सके। उस दिन के बाद से उन बच्चों को सख्त हिदायत दी गई कि कोई भी घर से दूर कहीं भी नहीं जाएगा, चाहे कोई भी वजह हो। अब एक तरफ गांव के सभी लोग इस बात का फैसला कर चुके थे, लेकिन उस समय की एक बहुत बड़ी दुविधा ये थी कि बिना मजदूरी किए ज़िंदगी नहीं चल सकती थी। अगर एक दिन भी मजदूरी नहीं करते वो लोग तो उस दिन उनके घर की हांडी पलट जाती, यानी कि उन्हें भूखा ही सोना पड़ जाता। इसी कारण उन बच्चों पर वो लगातार नज़र नहीं रख पा रहे थे और इसी का ये नतीजा था कि जो बच्चे गायब हो रहे थे वो अब भी लगातार गायब होते रहे। और फिर एक दिन वो काली घड़ी आ गई जिस दिन पूरा गांव गम में डूब गया था। हुआ ये कि गांव के सरपंच का ही एक छोटा बेटा सुबह से लापता था, जिसको कि बहुत ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला। बच्चों के माता पिता और पूरा गांव एक अलग ही क्रोध की ज्वाला में जल रहे थे। उन सभी बच्चों से कड़ी पूछताछ हुई
बच्चों से सब कुछ पूछा गया कि वो कहाँ जाते हैं और दिन भर कहाँ रहते हैं। बच्चे हालांकि काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और आखिरकार उन बच्चों ने उस बुढ़िया के बारे में सब कुछ बता दिया जिसके पास वो लोग जाया करते थे। बच्चों से सारी बातें जानने के बाद गांव के लोग पूरी तैयारी करने लगे उस बुढ़िया के पास जाने के लिए, लेकिन वो इस तरीके से नहीं जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पहले कुछ बच्चों को उसके पास भेजा और उसके पीछे पीछे खुद जाने लगे, क्योंकि बच्चों की बातों से गांव के लोग पूरी कहानी समझ गए थे और ये भी समझ गए थे कि बच्चों के साथ जो कुछ भी हो रहा है बुढ़िया का इसके पीछे हाथ है। बच्चों के पीछे पीछे बच्चों के पिता और गांव के सभी लोग थे। बच्चे उस बुढ़िया की गुफा के बाहर पहुंच गए और वहां पर खड़े होकर बाहर से उसको आवाज़ लगाने लगे। काफ़ी देर तक उन्होंने लगातार उस बुढ़िया को आवाज़ लगाई, लेकिन वो बुढ़िया बाहर नहीं आई, जिससे कि गांव के लोग उस गुफा के अंदर जाने का सोचते हैं। पर चूंकि वहां पर अंधेरा था, इसीलिए वो लोग पहले मशालों का इंतज़ाम करते हैं और कुछ देर बाद मशाल लिए उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन वो लोग उस गुफा के अंदर जाने के बाद जो नज़ारा देखते हैं उसकी कल्पना उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं करी थी। गुफा के अंदर जगह जगह पर बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी, जिनकी गर्दन धड़ से अलग हो चुकी थी और वो सारे बच्चे उनके खुद के गांव के ही थे। गांव के लोग समझ गए थे कि इन बच्चों की बलि दी गई है। उस बुढ़िया को गुफा के अंदर तक खोजा गया, लेकिन वो बुढ़िया कहीं नहीं मिली, जिसके बाद सभी लाशों को उन लोगों को उसी जगह पर जलाना पड़ा, या आसान शब्दों में कहूँ कि उसी जगह पर उन सभी लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसका कारण ये था कि बच्चों की डेड बॉडी पूरी तरीके से गल चुकी थी और इतनी ख़राब हालत में थी कि कोई नॉर्मल इंसान तो उसे देखकर उल्टी ही कर दे। पूरी गुफा में लाशों की बदबू फैली हुई थी, इसीलिए गांव वालों ने वहीं पर उन लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया। वो रात गांव के लिए पूरे इतिहास की सबसे काली रात थी। पूरा गांव इस कदर शौक में डूब गया था जैसा कि किसी ने कभी अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। सुबह हुई और लोग अपने गम से हल्का सा बाहर आए और उनके मन में आया गुस्सा उस बुढ़िया के लिए जिसकी वजह से उनके बच्चों के साथ ये सब हो गया। उस डायन बुढ़िया की बातें पूरे गांव में शुरू हो गई। गांव के सरपंच इसी बीच एक कहानी सुनाने लगे और वो बोले, जैसा कि उन सभी बच्चों ने बताया है कि वो बुढ़िया राजस्थान से आई है और आप लोगों को शायद ये पता भी नहीं है कि राजस्थान कितना बदनाम है अपनी भूतिया गतिविधियों के कारण। शायद ही आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में एक जगह है जिसे कुलधरा या कुलभाटा भी कहते हैं। इस गांव की कहानी देश विदेश में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। दरअसल बहुत समय पहले की बात है, राजा महाराजाओं के समय की बात थी। तब कुलधरा गांव भी एक विकसित गांव था जहां दुकानें और बाजार भी लगा करते थे, जिससे पूरा माहौल जगमग रहता था। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात एक बहुत ही अप्रिय घटना उस गांव में घट गई और उसके बाद तो यूँ समझ लीजिए वो गांव एकदम वीरान हो गया। तब से लेकर अब तक वो गांव वापस नहीं बस पाया। इस घटना के बाद से उस जगह पे भूत प्रेत और डायनों का कब्जा हो गया। उस घटना के बाद से कुलधरा गांव में डायन बनने की प्रथा शुरू हो गई थी और इस बात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं कि जो चुड़ैल या डायन हमारे गांव में आई है उसका कुलधरा गांव से कोई ना कोई संबंध हो। भीड़ में खड़े बहुत सारे लोग इस कहानी को सुनकर डर गए और भीड़ में से ही कुछ लोग सरपंच जी से ये सवाल करने लगे कि सरपंच जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही डायन है जिसकी आप बात कर रहे हो। सरपंच जी ने कहा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। शायद ये हो सकता है कि ये बुढ़िया आसपास की किसी जगह से आई हो
कुछ लोग सरपंच से ये भी बोलने लगे कि हमें उस गुफा में दोबारा खोज करनी चाहिए। कहीं ये भी तो हो सकता है कि वो डायन अंदर ही कहीं छुपी हुई हो। अगर ऐसा ही है तो हमारे बच्चों पर खतरा बना रहेगा। शाम के 7 बज गए थे। गांव एक बार फिर से मशालों की रोशनी से जगमगा गया था और सभी लोग एक बार फिर उस गुफा की तरफ जाते हैं। जब वो लोग उस गुफा के पास पहुंचते हैं तो लोगों की भीड़ इधर उधर फैल जाती है। काफ़ी समय तक उस गुफा के हर एक कोने में उस बुढ़िया को ढूंढा जाता है और उसके बाद एक कक्ष जैसी जगह में जो लोग वो देखते हैं उस पर उन्हें खुद भी यकीन नहीं होता। शायद ही इतनी डरावनी चीज़ उन लोगों ने अपने जीवन में कभी देखी होगी। उस जगह पर वो देखते हैं कि वहाँ पर वो बुढ़िया बैठी हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं आपसे बुढ़िया ही कहूँ उसे या फिर कुछ और, क्योंकि वो बुढ़िया थी भी नहीं। दरअसल वो जो भी चीज़ उस जगह पर बैठी थी उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। शरीर की हर जगह की स्किन पूरी तरीके से उतरने लगी थी, जैसे कि कोई बहुत ही ज़्यादा बूढ़े इंसान के साथ हो रहा हो जिसकी उम्र लगभग 100 से भी ज़्यादा हो। लेकिन जब गांव वालों ने उसका चेहरा देखा, उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। उसका पूरा शरीर एकदम बूढ़ा था, लेकिन उसका चेहरा एकदम 20-25 साल की युवती की तरह जवान दिख रहा था। उसके मुंह पर काफ़ी सारा खून लगा हुआ था और ये खून उन्हीं में से एक बच्चे का था जिसको उसने वहाँ पर मार दिया था। शायद ये वहाँ पर बच गया था। ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा बेबस था और हद तो तब हो गई जब उस बुढ़िया को गांव के मुखिया ने पहचान लिया। दरअसल वो बुढ़िया और कोई नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी की मम्मी थी। मुखिया ने दरअसल अपनी पहली पत्नी को छोड़कर कुछ समय पहले ही एक दूसरी औरत से शादी कर ली थी, लेकिन जितना उस मुखिया को पता था, उसकी पहली पत्नी की माँ की मौत लगभग 10 साल पहले हो गई थी और उस समय उसकी उम्र लगभग 75 वर्ष थी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और उस बुढ़िया की हालत देखकर सब लोग डर भी बहुत ज़्यादा रहे थे। वो बुढ़िया दिखने में भले ही बहुत ज़्यादा खूंखार लग रही थी, लेकिन अभी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी, मानो उसे कुछ खाने को ना मिला हो। उस बुढ़िया ने गांव के कई लोगों पर हमला करने की भी कोशिश करी, लेकिन मशाल के दम पर उन लोगों ने उस बुढ़िया को खुद से दूर रखा और अंत में उन लोगों ने वही किया जो कि शायद उस वक्त वहाँ पर मौजूद कोई भी इंसान करता। मुखिया ने मिट्टी का तेल मंगवाया और उस जगह पर हर जगह उस मिट्टी के तेल को छिड़क दिया और लगा दी उस जगह पर ज़ोरदार आग। उस आग के जलते के साथ ही गांव के लोगों ने जो चीज़ एक बार फिर से देखी, उसे देखकर वो लोग और ज़्यादा डर गए। उन्होंने देखा आग की लपट पकड़ते के साथ ही उस बुढ़िया की पूरी खाल ज़मीन पर गिर गई और बचा तो उसका थोड़ा सा सड़ा गला मांस और हड्डी का एक ढांचा जो कि अब भी हिल रहा था और खड़े होकर उस आग से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गांव के ही एक आदमी ने उस हड्डी भरे ढांचे को एक ज़ोरदार लात मारी और उसे उसी जगह पर वापस से आग में धकेल दिया। काफ़ी देर बाद जब वो लोग वहाँ पर फिर से लौटे तो उन्होंने देखा कि उस बुढ़िया की राख वहाँ पर पड़ी हुई थी। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा भयानक थी वो ये कि किसी भी आम इंसान की लाश जब जलाते हैं तो उसकी जो राख आती है उसका कलर थोड़ा भूरा सा होता है, लेकिन इस बुढ़िया की अस्थियों का रंग लाल था। गांव वालों को अब जाके कहीं लग रहा था कि शायद अब वो इस बुढ़िया के श्राप से मुक्त हो गए हैं। और सारी भयानक घटना के बाद उस गांव में एक बार फिर से खुशहाली फैलने लगी और ये गांव भय से मुक्त हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। अब हम बढ़ते हैं
आज की अपनी दूसरी कहानी की ओर। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी समय पहले की है। उस समय की जब मैं लगभग एक 15-16 साल का लड़का ही था। दरअसल मैं अपने मम्मी पापा के साथ एक नई जगह पर शिफ्ट हुआ था और उस समय मैंने अपने पड़ोसी को पहली बार देखा था। हालांकि देखने में मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने अब तक जितने भी बूढ़े लोग देखे थे ये उनमें से सबसे ज़्यादा बूढ़े व्यक्ति थे। अगर रियलिटी में कहा जाए तो एज में उतने ज़्यादा बूढ़े नहीं थे जितने कि दिखने में होंगे। एज उनकी लगभग 70-75 की ही थी, लेकिन उनका लुक काफ़ी ज़्यादा क्रीपी था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि उनकी खाल अभी उतरकर ज़मीन पर गिर जाएगी। कई बार तो मुझे ऐसे भयानक सपने भी आए थे कि हो सकता है कि वो अपनी त्वचा को उतार देते हों या फिर बार बार बदल लेते हों, क्योंकि उनकी स्किन देखने में लगती ही ऐसी थी। जितना मुझे याद आता है वो घर उनके बच्चों का था और वो हफ्ते या महीनों में उनसे मिलने के लिए एक बार उस जगह पर आ जाया करते थे। लेकिन ज़्यादातर समय पर उस घर में सिर्फ वो होते और उनकी एक नर्स होती थी। हम दोनों के ही घर एक लेक के किनारे पर थे। वो लेक भी इतनी बड़ी थी उसके किनारे पर खड़े होकर आप उसका दूसरा किनारा नहीं देख सकते। पानी हर वक्त शांत रहता, मानो वो लेक हर समय बस सोती रहती। जब हम उस जगह पर पहली बार मूव इन करे तब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी हमें, क्योंकि काफ़ी सारा सामान था जो कि हमें एडजस्ट करना था। मम्मी पापा यही सब कर रहे थे और इसी कारण मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था। तो मैं घर से बाहर निकला और वहीं पर आसपास के एरिया को देखने लगा। लगभग 250 से 300 मीटर की दूरी पर ही एक और पड़ोसी का घर था। मैं बस उस जगह को देखते हुए वहाँ से निकल ही रहा था कि किसी ने मेरे को आवाज़ लगाई, ज़रा सुनो। ये एक बूढ़ी आवाज़ थी। एक पल के लिए तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ये वो वही बूढ़ा आदमी है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो ये वो नहीं था, बल्कि ये कोई और ही बूढ़ा आदमी था। मैंने कहा, जी कहिए, तुम अभी अभी अपने मम्मी पापा के साथ इस जगह पर आए हो ना? हाँ। चलो जी, अच्छा है अच्छा है। तुम्हारे मम्मी पापा वैसे हाल फिलहाल के टाइम में पहले वो लोग हैं जो कि इस घर को खरीदने के बारे में सोच भी रहे हैं। मैंने इस बात का कुछ जवाब नहीं दिया, बस थोड़ा कंफ्यूज होकर उन्हें देखता रहा, लेकिन वो शायद समझ गए थे कि मेरा अगला सवाल क्या होगा। हाँ, मुझे लगता है कि शायद उन्हें पता नहीं है, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए। आखिर लोगों को अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए किसी अच्छी जगह को चुनना चाहिए। आप कह किस बारे में रहे हैं, ज़रा खुलकर बताएंगे? ओ बेटा, शायद तुमने इस जगह की कहानी नहीं सुनी। घर जाओ और अपने पापा से इस जगह के बारे में पूछो, शायद तब तुम्हें कुछ समझ में आ जाए। किस तरह की कहानियाँ? क्या आप मुझे नहीं बता सकते? तुम्हारे पड़ोसी की कहानियाँ। और किसकी? सुना है रात में बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें करता है। अगर आज रात में जगे रहे तो देखना ज़रूर। उन अंकल की बात सुनकर एक पल के लिए तो मैं काफ़ी डर गया था, लेकिन फिर मैं अपने घर आ गया। मेरे मम्मी पापा अब भी घर का सामान ही सेट कर रहे थे। बाकी का दिन इसी चीज़ में निकल गया और उस आदमी की बात दिन भर मेरे दिमाग में घूमती रही और आखिरकार रात हो गई। इस पूरे टाइम में मैंने एक बार भी अपनी खिड़की से नज़र इधर उधर नहीं हटाई। मैं बस इस बात को मान रहा था कि यहाँ पर जो कुछ भी होगा ये उस लेक से जुड़ा हुआ है। और हाँ, हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस चीज़ को होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। रात के अंधेरे में लगभग 11-11:30 बजे के बाद मैंने देखा एक रोशनी धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ रही थी। हल्की सी रोशनी थी वो रोशनी धीरे 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 पानी से होते हुए शायद उस लेक के बीच में कहीं जाकर रुक गई। इस चीज़ को देखकर मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ और अपने घर से बाहर निकल गया। बाहर काफ़ी हद तक अंधेरा ही था। लेक के किनारे तक आने के बाद
मैं बस इतना देख पा रहा था कि पानी के बीचों बीच एक छोटी सी नाव, जिसे हम लोग कायाक भी कहते हैं, और वो बूढ़ा आदमी उसमें बैठा हुआ था। और एक और चीज़ जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी सी थी और बहुत ज़्यादा अजीब भी थी, वो थी उसके पास में ही रखा हुआ एक डिब्बा, या फिर जिसे हम आसान शब्दों में संदूक भी कह सकते हैं। इसके अलावा उसके पीछे की तरफ एक लालटेन लटकी हुई थी, जिसमें से वो रोशनी आ रही थी, जिसे कि मैं अब तक देख रहा था। यकीन मानिए, वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे उस नाव को आगे ले जा पा रहा था। मैं उसे काफ़ी देर तक देखता रहा, जब तक कि वो बीचों बीच पहुंचकर रुक नहीं गया। अब वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर से मुझे एक ऐसी फीलिंग आई कि यहाँ अब कुछ बहुत गलत होने वाला है और मुझे ये नहीं देखना चाहिए। ये कुछ ऐसा होगा जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे अंदर की फीलिंग की वजह से मैं फ़ौरन वहाँ से घर भाग आया। मुझे नहीं पता क्यों। मेरे ख्याल से अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन में अकेला होगा तो वो भी यही करता। मुझे अब ये भी लगा था कि मुझे इस बारे में अपने मम्मी पापा से बात तो करनी ही चाहिए। अगली सुबह मैंने ये करा भी। मैंने अपने पापा से पूछा, पापा क्या आपने पड़ोस वाले बूढ़े अंकल के बारे में कुछ सुना है? वो बूढ़े अंकल? हाँ। मैंने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। कुछ सेकंड तक वो ऐसे ही मुझे घूरते रहे और उसके बाद मैंने उनके चेहरे के भावों को बदलते हुए देखा। हमें तुम्हें बता देना चाहिए था। तुम्हारी मम्मी और मैंने इस बारे में काफ़ी देर तक बात करी थी कि हम तुम्हें बताएं या नहीं, लेकिन हमने फिर सोचा कि शायद हमें नहीं बताना चाहिए, पर हमें बता देना चाहिए था तुम्हें। आखिर ऐसी क्या बात है पापा? मेरे पापा ने पीछे पड़ी हुई चेयर को अपनी ओर खींचा और लगभग एकदम धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बोले, लोगों ने सुना है कि उसने अपनी पत्नी को मारा है। कहते तो ये भी है कि उसने काफी दिन तक अपनी पत्नी को अपने घर में बांध कर रखा। हर रोज उसके छोटे छोटे टुकड़े करे और धीरे धीरे करके उन्हें लेक के बीच में ले जाकर पानी में फेंक दिया। पापा ये सब भले ही काफी ज्यादा धीरे बोल रहे थे, लेकिन मेरी मम्मी को पता लग गया था कि वो मुझसे क्या कह रहे हैं। मेरी मम्मी सिर्फ चिल्लाते हुए उनके पास आई, तुम मुझसे ये सब क्या बता रहे हो? इस बात पर मेरे पापा थोड़ा सा हंस दिए, लेकिन मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में मेरे पास आई। बेटा, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, वो बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये बहुत मज़े की बात है। ये नहीं देख सकते कि बच्चों के सामने क्या कहना चाहिए। हो सकता है कि अगर मुझे उनके बारे में ना पता होता तो मैं भी इस बात पर हंस देता, लेकिन मैं इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस था और मैंने बस उनसे इतना पूछा, क्या ये सब सच है? मेरे मम्मी पापा ने एक दूसरे की ओर देखा और मेरे पापा भी अब एकदम सीरियस होकर मम्मी को देखने लगे और फिर मम्मी ने मुझसे धीरे से कहा, कई लोग ऐसा ही कहते हैं बेटा, किसी को लेकिन ठीक ठीक ये नहीं पता कि उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ था। लेकिन मुझे और तुम्हारे पापा को तो यही लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दरअसल हम उनसे पहले मिल चुके हैं और हमने उनकी नर्स से बात भी करी है। हमें जब लगा कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ होगी, तभी हमने इस जगह पर रहने का फैसला किया। ये सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन भले ही इसके पीछे कोई बड़ा कारण ना हो, लेकिन मैं अब भी जानना चाहता था कि आखिर इस जगह का राज क्या था। अब रात के समय उस लेक के किनारे पर कई सारी कायाक खड़ी हुई रहती थी, रात के समय किसी की भी ज़रूरत के लिए। अब उसे चलाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर वो बूढ़ा आदमी उस कयाक को चला सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगले दिन रात होते के साथ ही जैसे ही मेरे पापा सो गए, मैं उस लेक के किनारे तक आ गया और उस बूढ़े आदमी का फिर से इंतज़ार करने लगा कि कब वो एक बार फिर से आज वही करे जो कि वो कल कर रहा था। मैं नर्वस तो काफ़ी था, लेकिन एक्साइटेड भी। अपनी ज़िंदगी में हर कोई ना कोई रहस्य जानने की इच्छा ज़रूर रखता है और मेरे लिए वही था।
हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ टाइम बाद बूढ़ा आदमी उस लेक पर आ गया और अपनी नाव को धीरे धीरे करके पानी में आगे की ओर ले जाने लगा। पीछे से मैं भी अपनी कयाक में बैठकर उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैं सोच रहा था कि मुझे उससे बात करनी चाहिए या फिर बस चुपचाप उस पर नज़र रखनी चाहिए, लेकिन नज़र रखना मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैं ज़ोर से अपनी चप्पू चलाते हुए उस आदमी के पास तक पहुंचा और पास आकर उससे कहा, सुनिए, आप क्या देख रहे हैं? अब हम लोग लगभग उस लेक के बीचों बीच आ गए थे। वहाँ पर आने के बाद उन्होंने मेरे से एकदम से कहा, सुनो, अपनी कायाक को एकदम स्थिर कर दो, ये बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार उसे कुछ बोलते हुए सुना था। मैंने सोचा था कि उसकी आवाज़ भी उसकी बॉडी की तरह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगी, लेकिन नहीं, उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सख्त थी। अपनी अपनी नाव में हम लोग कुछ देर तक शांति से बैठे रहे और अब हमारे आसपास का पानी एकदम स्थिर हो गया था और उसके बाद वो डरावना एक्सपीरियंस शुरू हुआ। हाँ, क्या तुम महसूस कर सकते हो? मैं क्या महसूस कर सकता हूँ? ये लेक हमसे बात कर रही है। उन्होंने अपना एक हाथ धीरे से पानी में डालते हुए कहा और अब उन्होंने मेरी ओर देखते हुए बोला, अपना हाथ डालो, तुम्हें महसूस होगा। मैंने पानी के अंदर अपना हाथ डाला, लेकिन मुझे कुछ भी खास महसूस नहीं हुआ। कुछ देर बाद उन्होंने फिर से कहा, अब बड़ा वक्त है। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरा हाथ शायद किसी ने पानी के अंदर खींच लिया हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तब मेरी नज़र गई कि वो उनके पास जो संदूक था वो अभी खुला हुआ था और बिल्कुल ही खाली भी था। मैंने पानी से अपना हाथ बाहर निकाल दिया और उनसे पूछा, ये क्या था? मैंने तुमसे कहा था ना, ये लेक हमसे बात करेगी। काफ़ी समय बाद तुम ही वो इंसान हो जो कि मेरे साथ इस जगह पर आया है। क्या क्या मतलब इसका? तकरीबन 40 साल पहले की बात है। मैं उस घर में अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। हम लोग हर रोज़ छोटी सी नाव में बैठकर इस जगह पर आते और यहाँ पर बैठकर आसमान में तारों को अक्सर देर रात तक देखा करते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं उस समय अपने घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी को मन करा कि वो इस जगह पर आए एक बार फिर से। उसने मेरा इंतज़ार नहीं करा और खुद ही नाव को लेकर यहाँ पर आ गई। उसके बाद तो भगवान ही जाने कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसकी नाव शायद पलट गई और वो मर गई। हैरानी की बात तो ये थी कि यहाँ पर किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी कि मेरी पत्नी मर चुकी है। लेकिन उसकी मौत के बाद मेरे साथ एक बहुत ही अजीब चीज़ शुरू हो गई थी। चूँकि मैं उस समय वहाँ पर नहीं था, लेकिन मुझे अपने सपनों में अपनी पत्नी दिखाई देती, जो कि मुझसे कहती कि मैं जा रही हूँ। मैं 2 दिन बाद ही वापस से अपने घर लौट आया और पाया कि मेरी बीवी कहीं नहीं थी। आसपास के सभी लोग न जाने क्यों ये बात कर रहे थे कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। उन लोगों का तो ये भी कहना था कि कई लोगों ने पिछली रात में मुझे अपनी पत्नी को खींचकर पानी में धक्का देते हुए देखा है। ये बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था और मैंने पूछा, क्या आपने ऐसा किया है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और उसी समय एक औरत से मेरी मुलाकात हुई। उस औरत ने मुझसे कहा, तुम्हारी बीवी एक आत्मा के चंगुल में फंस गई थी, उसी की वजह से ये सब हुआ है। अगर चाहते हो कि उसकी आत्मा को अब भी शांति मिल जाए तो जैसा मैं कहती हूँ तुम्हें वैसा करना होगा। इसके बाद उसने मुझे एक प्रक्रिया करने के लिए बताई थी। वो प्रक्रिया तो मुझे अब याद नहीं, लेकिन उसके बाद उसने मुझे एक बक्सा दिया था और उसने मुझसे कहा, इस बक्से के अंदर तुम्हारी पत्नी की आत्मा है। और उसने कहा कि इस बक्से को मैं बस
इस लेक के बीचों बीच आकर ही खोल सकता हूँ और उसके बाद मेरी पत्नी की आत्मा को मैं देख पाऊँगा और उससे बात कर पाऊँगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने देखा कि वो डिब्बा अब भी खुला हुआ था। मैंने उनसे एकदम कांपते हुए पूछा, अभी वो कहाँ है? उन्होंने एकदम धीमी आवाज़ मुझसे कहा, पीछे देखो। मैंने जैसे ही पीछे देखा मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा एक औरत जिसके आर पार मैं देख पा रहा था, वो मेरे बिल्कुल पीछे बैठी हुई थी। इसके तुरंत बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि सुबह हो गई थी और मैं घर के अंदर अपने बिस्तर पर मौजूद था। मैंने देखा कि मेरी मम्मी मेरे साइड में बैठी हुई थी और मेरे उठते ही उन्होंने मुझसे कहा, बेटा अच्छी खबर नहीं है। मुझे लगा मैं शायद जानता हूँ कि क्या हुआ है। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा लेक के बीचों बीच एक छोटी सी कायाक खड़ी हुई है, लेकिन उस कायाक में कोई भी नहीं है। किनारे पर कुछ पुलिस वाले खड़े थे जिन्होंने अभी अभी ही उस बूढ़े आदमी की लाश को पानी से निकाला था। उस रात की बात सिर्फ मुझे ही पता थी कि क्या हुआ था, लेकिन मैं इस बात को कभी भी किसी को नहीं बता पाया और शायद ही कोई मेरी बातों पर यकीन भी करता। आज तक मुझे खुद भी नहीं समझ आया कि आखिर उन बूढ़े आदमी ने किया क्या था और उनकी मौत कैसे हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।